आज पढ़ते हैं 12वीं केमिस्ट्री का ही यूनिट 5 पृष्ठ या सतह रसायन पाठ के अंतर्गत अधिशोषण की विशेषताएं, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण की विशेषताएं हम इसके पूर्व अधिशोषण पढ़े हैं, पुनः आपको याद दिला दूं। अधिशोषण क्या है? ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे कण या पदार्थ का आकर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। और इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह एक स्वतः प्रक्रम है जो तुरंत संपन्न होता है और साम्य स्थापित होने पर डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 हो जाता है। दूसरा, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है और ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण कम होता है। यह एक पृष्ठीय या सतही घटना है जो 5 प्रकार के सतहों पर होती है, जैसे ठोस ठोस, द्रव ठोस, ठोस गैस, द्रव द्रव, ठोस गैस, गैस और द्रव। फिर एंट्रोपी, इस परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें गैस के अणुओं की गति कम हो जाती है, अर्थात अव्यवस्था कम हो जाता है। तो यह अधिशोषण की विशेषताएं। अब आइए देखते हैं अधिशोषण के प्रकार, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक अधिशोषण या इसको वांडर वाल अधिशोषण या भौतिक शोषण के नाम से जाना जाता है। फिजिकल और वांडर वाल एडजॉर्प्शन और फिजियोप्शन। इसमें अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वांडर वाल बल से बंधा होता है, अतः इसे वांडर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। जैसे जानता चारकोल पर गैसों का अधिशोषण। दूसरा, रासायनिक या लेग्म्यूर अधिशोषण या रसोशोषण, केमिकल और लेग्म्यूर एडजॉर्प्शन और केमिसॉप्शन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। इसमें अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बलों से बंधा होता है, इस कारण इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण इसका अच्छा उदाहरण है। अब देखते हैं हम भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। क्या अंतर होता है? पहला देखते हैं। भौतिक अधिशोषण वांडर वाल बल के कारण उत्पन्न होता है, मतलब उसमें सतह में जब अणु जुड़ा होता है तो उनके मध्य में वांडर वाल बल काम करता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध के कारण यह अधिशोषण उत्पन्न होता है, क्योंकि जो सतह पर अणु आकर जुड़ते हैं उनके मध्य में रासायनिक बंध होता है। दूसरा, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, अर्थात कोई भी गैस इसकी सतह पर आके अधिशोषित हो जाएगा, कोई दूसरा चीज आके अधिशोषित हो सकता है। जैसे यहाँ एक पदार्थ है, यहाँ दूसरा पदार्थ, यहाँ तीसरा, अलग अलग गैसें भी आकर के अधिशोषित हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि इसमें जो है एक ही चीज आए। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति जो है विशिष्ट होती है, अति विशिष्ट होती है। क्यों? देखिए, मान लो क्या इसमें कोई प्लेटिनम की जाली है, बना देता हूँ। प्लेटिनम की जाली है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आके अधिशोषित हो रही है, तो केवल ऑक्सीजन गैस ही अधिशोषित होगी, दूसरा गैस का अधिशोषण यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए स्पेशल है। मतलब धातु जो है ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाएगा। मान लो हाइड्रोजन गैस आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होगा तो धातु हाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन जो है अधिशोषित नहीं होगा। तीसरा है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है भौतिक अधिशोषण जो है। मतलब भौतिक अधिशोषण में इसके ठोस पर या द्रव पर कोई पदार्थ आके जुड़ेगा तो वह उससे दूर भी हट जाएगा। जैसे कपड़ा है, कपड़ा में धूल के कण चिपके हुए हैं या अधिशोषित हैं, आप उसको एक झटका मारोगे धूल के कण निकल जाएंगे।
तो उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अभी हमने उदाहरण देखा, प्लेटिनम धातु पर ऑक्सीजन गैस आ रहा है तो धातु ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस आके अधिशोषित हो रहा है तो धात्विक हाइड्राइड बन रहा है, और उसका जो है उल्टा प्रक्रम संभव नहीं होता है, इसलिए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। चौथा, भौतिक अधिशोषण उष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए ताप बढ़ाने से यह कम हो जाता है। माने जैसे ही ताप बढ़ेगा भौतिक अधिशोषण कम होगा। रासायनिक अधिशोषण में बात करें हम तो ताप बढ़ने से पहले बढ़ता है, उसके बाद कम होता है। फिर भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय घटना है, बहुपरत वाली घटना है। परत के परत इसमें जो है आके दूसरे पदार्थ जुड़ते जाते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, कोई पुस्तक को आप रखे हुए हैं घर में और महीना 2 महीना तक उसको आप उपयोग नहीं किए तो वहां पे धूल के कण धीरे धीरे जमते जाएंगे, एक के ऊपर एक परत के ऊपर, और इस प्रकार से धूल के कण जमते हैं। तो ये बहुपरतीय घटना है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं है, ये जो है एकल परतीय घटना है। अभी जो उदाहरण लिए वही उदाहरण आ जाएगा हमारा। प्लेटिनम धातु पर यदि ऑक्सीजन गैस आके अधिशोषित हुआ है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, दूसरा नहीं आएगा। हाइड्रोजन गैस अधिशोषित है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, उसके परत में और दूसरा हाइड्रोजन नहीं आएगा। या ऑक्सीजन वाले के ऊपर में ऑक्सीजन नहीं आएगा, एक परत में हुआ, बस एक ही परत होता है। फिर भौतिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सक्रिय ऊर्जा के बारे में हम पढ़े हैं, कौन सी ऊर्जा है? अगर जिन अणुओं के पास देहली ऊर्जा नहीं रहता है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए उनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वही वो अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, और इसी के कारण ही मध्यवर्ती बनता है और उत्पाद बनता है। फिर दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, और रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक अधिशोषण में माध्यमिक यौगिक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आके परत दर परत एक भौतिक घटना है, अधिशोषण हो जाता है। रासायनिक अधिशोषण में माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, क्यों? क्योंकि सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तो जब तक माध्यमिक यौगिक नहीं बनेगा अगला उत्पाद नहीं बनता, अर्थात अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी या ऊष्मा का मान कम होता है रासायनिक अधिशोषण की तुलना में। इनमें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी उच्च होता है। क्यों? ये होता है 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये अंतर था। अब देखते हैं भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है ताप। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं। चूंकि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, अतः ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण कम होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने से पहले बढ़ता है फिर कम होता है। देखिए ग्राफ से स्पष्ट है। पहला वाला ग्राफ भौतिक अधिशोषण को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें ताप बढ़ाने से अधिशोषण कम होते जा रहा है, और दूसरा ग्राफ में हम देख रहे हैं रासायनिक अधिशोषण की ग्राफ है। पहले जो है बढ़ा है, उसके बाद फिर उच्च स्तर तक जाने के बाद पुनः कम हो रहा है। इसमें X अधिशोष्य की मात्रा को बता रहा है और M जो है अधिशोषक की मात्रा को बता रहा है। दूसरा दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव देखते हैं इसमें क्या होता है। दाब का प्रभाव दाब बढ़ाने पर पहले बढ़ता है फिर स्थिर होता है। देखिए ग्राफ से स्पष्ट है, X/M और यहाँ P। दाब जैसे जैसे बढ़ता गया अधिशोषण जो है बढ़ा, उसके बाद फिर एक कांस्टेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल फिर चलना चालू कर दिया है। अधिशोष्य की प्रकृति। द्रवित होने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड का अधिशोषण अधिक होता है, जबकि अन्य गैसों का कम। फिर अधिशोषक की प्रकृति।
तो बारीक चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए अधिशोषण होगा। तब जिस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका अधिशोषण अधिक होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोलूं, जैसे जानता हूं चारकोल या चारकोल की बात करते हैं, गैसों को अधिशोषित करता है। एक बड़ा पीस लेंगे हम तो वो जो है कम अधिशोषित करेगा, और उसी को टुकड़े टुकड़े में हम कर दें तो क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, प्रत्येक टुकड़ा का चारों ओर क्षेत्रफल मिल जाएगा उसको, जो पहले जो है नहीं मिलता था, तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। धन्यवाद।